लाउंज में विराजमान वजदान को देखकर उस खुशी की वजह भी मालूम हो गई थी। उसे आता देख वजदान उठा था। हानिया के मुस्कुराते लब भी सिमट गए थे। शाजर की निगाहें उसी के चेहरे पर थीं। इंसानी फितरत है, जब दिल पर बदगुमानी की तह जमी हो तो सामने वाले की आम सी बातों को भी खास रंग दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शाजर भाई। कुछ झिझक कर वजदान खज्जल सा मुस्कुराता हुआ बोला था। उसे नहीं याद पड़ता था अपनी पूरी जिंदगी में कभी उससे बिना काम के दोस्ताना अंदाज में नॉर्मल कजन्स की तरह उसने बात की हो। अब एकदम से इतनी इज्जत देना अजीब भी लग रहा था और उसकी हालत ऑकवर्ड भी हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? और आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मुस्कुराकर उसने बगल गिर होते हुए उसकी हालत समझते हुए वो पहल कर रहा था। वजदान के साथ साथ हानिया को भी ढारस हुई थी। वो उठकर किचन की तरफ गई थी। कम से कम उसके घर वालों के सामने तो उसका मान रख रहा था। मैं हानिया आपी से मिलने आया था। पूरे तमाद शौक सा वजदान उस वक्त नर्वस सा खड़ा दिखाई दे रहा था। तो मिना क्यों रहे हो यार? डंके की चोट पर कहो तुम्हारी हानिया आपी का घर है। जब चाहे आओ। उसके कंधे पर हाथ रखते वो दोस्ताना लहजा अपनाए हुए था। उसके लिए पानी लाती हानिया के लिए उसका ये बेतकल्लुफाना अंदाज बड़ा खुशाइंद था। बैठो। हानिया के हाथ से पानी लेते हुए वो उसे भी बैठने का इशारा कर रहा था। ग्लास वापस उसी को पकड़ाते हुए वो उठा था। मैं चेंज करके आता हूँ। मुस्कुराकर वजदान को देखता वो ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब गया था और वो दोनों वापस नशीद संभाल चुके थे। उफ, मैं वैसे ही शाजर भाई से इतना कतरा रहा था। इतने नाइस से तो हैं। उसके जाने के बाद गहरा सांस लेता वो मुस्कुरा कर बोला था, मैंने कहा भी था तुम तो वैसे ही इन्हें हवा बना चुके हुए हो। सर झटक हानिया ने उसका मजाक उड़ाया था। हाँ तो मेरी कौन सी इतनी वाकफियत है उनसे? कभी मुस्कुराते तक तो देखा नहीं है। मुझे लगा रूट से होंगे। अब वो खुले दिल से तबसरा कर रहा था। कुछ देर में शाजर भी कपड़े चेंज करता वापस आ गया था। वो दोनों मौसम से लुत्फ अंदोज होने बाहर लॉन में चले गए तो हानिया ने मौसम की मुनासबत से पहले से तैयार करदा पकोड़ों का सामान फ्रिज से निकाला था। पकोड़े फ्राई करने के साथ साथ वो चाय का पानी भी चढ़ा चुकी थी। कुछ देर के बाद बाहर लॉन में ही उन तीनों ने चाय के साथ पकोड़े एंजॉय किए थे। इस बीच वजदान की हिचकिचाहट भी दूर हो गई थी। अब वो अपने मूड में आ गया था। हानिया आपी, आपकी शादी के बाद मेरी तो मौजें हो गई हैं। मेरी एकदम से वैल्यू बढ़ गई है। वो घर जहाँ हानिया हानिया की आवाज़ें गूंजा करती थी ना, अब वहाँ वजदान वजदान के नाम की सदाएं सुनाई देती हैं। कसम से बड़ा मज़ा आता है। मेरे बस में होता ना तो तुम्हारी शादी बचपन में ही करा देता। वजदान चाय का सिप लेता फुलझड़ी भी साथ ही छोड़ रहा था। हानिया उसकी बातों पर शाजर के सामने खिफ़्फ़त का शिकार होती उसे घूर कर रह गई। जो उसकी बातों से लुत्फ उठाता चाय की चिस्कियाँ लेते मुस्कुरा रहा था। तुम तो हो ही जल कुकड़े। अम्मी अब्बू मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए तुम्हें तकलीफ़ होती है। अपनी हिजाजत मिटाने को वो दू बदू बोली थी। शाजर हैरत और खुशी से उनकी आपसी नोक झोंक सुन रहा था। ये सब उसके लिए नया था और हानिया का ये डंके की चोट पर जवाब देने वाला अंदाज दिलचस्प था। पता है आप ही सब कहते हैं मैं तुम पर गया हूँ। उसने भी फौरी हिसाब चुकता किया था। मजीद कोई जवाब देने की बजाय हानिया ने उसे घूरने पर इत्तफा करते हुए चाय के कप ट्रे में रखे थे और अंदर की जानिब बढ़ गई। जब वो वापस आई तो वो दोनों पोर्च में खड़े थे। मूसलाधार बारिश छम छम ज़मीन को सैराब करती जा रही थी। वो चेहरे पर खुशी के रंग लिए मबहूत सी बाहर देख रही थी। बरसती बारिशों की तो वो वैसे ही दीवानी थी। वजदान के पास आकर वो खड़ी हुई तो उसने शरारत से उसको टहोका मारा। हानिया ने उसको देखा था। वो आंखों से उसे कोई इशारा कर रहा था। हानिया खफीफ सा मुस्कुराती नफ़ी में गर्दन हिला गई। शाजर ने कनखियों से ये सब देखकर भी बेखबरी का तासुर बरकरार रखा। पता है शाजर भाई, हानिया आपी बारिश की दीवानी है। जब कभी भी गर्मियों की बारिश बरसती है तो घर में कोई ऐसा नहीं बचता जिसे खींच कर ये लॉन में ना ले जाएं। हत्ता कि अम्मी अब्बू भी नहीं बच पाते। वजदान मुस्कुराते हुए शरीर लहजे में उसे बता रहा था और हानिया दिल ही दिल में उसे कोस कर रह गई। घामड़ कई का आज ही सारे राज खोल कर जाएगा। उसने तिरछी निगाह से शाजर का चेहरा देखा था जो मुस्कुरा तो रहा था मगर उसे हमेशा की तरह बेतासुर लगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो ऑफिस से आते वो बारिश में भीग गया था और किस कदर कोफ्त ज़दा सा घर वापस आते ही कपड़े चेंज करते किस हद तक झुंझलाहट का शिकार हुआ था। वो सब बचपने की बातें थीं। वजदान, तुम भी क्या लेकर बैठ गए हो? ये कहकर उसने मौजू बदलना चाहा। वाह पी, यानी कि 2 माह पहले तक तुम्हारा बचपन का पीरियड चल रहा था और अब शादी के बाद यकदम तुम बड़ी हो गई हो। शरारत से बोलते वो उस पर हंसा था। शाजर बस उन दोनों को देख रहा था। शादी के बाद इंसान बदल ही जाता है, पहले वाला नहीं रहता। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वो क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आम से अंदाज में कहते आखिर में वो उसे रगेद गई थी।
یہ بندر آپ نے کس کو کہا ہے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ پوری طرح اس کی طرف گھومتا، خاص لڑنے کے سے انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ لفظ بندر اسے بری طرح چبھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی، جبکہ شاذر کے کانوں میں اس کا بس ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یکدم ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ ٹھیک کہا ہانیہ منصور حیات، شادی کے بعد انسان بدل ہی جاتا ہے، اور اس صورت میں تو لازمی بدل جاتا ہے جب جیون ساتھی منو منشا کے خلاف ہو۔ اور تم کیوں بارش میرے ساتھ انجوائے کرنے لگی؟ وہ تو تم اپنوں کے ساتھ کرتی تھی، اور میں تو سرے سے تمہارا اپنا ہوں ہی نہیں۔ تلخی سے سوچتا وہ ان دونوں پر سے نظریں ہٹائے، اب باہر برستی بارش کو دیکھتے اندر ہی اندر خود ساختہ غلط فہمی کی آگ میں لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اس سے چند قدموں کی دوری پر کھڑی ہانیہ اس کی دل کی کیفیت سے یکسر انجان تھی۔ ہانیہ اسے پکارتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، جو بیڈ پر بیٹھی کپڑے تہہ کرنے میں مصروف تھی۔ پکار پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اب اجلت میں وارڈروب کے اوپر سے چھوٹا سفری بیگ اتار رہا تھا۔ کل میں کسی کام سے 2 دن کے لیے بہاول پور جا رہا ہوں، آپ صبح تیار رہیے گا، آپ کو چاچو کی طرف ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ اسے مطلع کرتے وہ بیگ اسی کے پاس بیڈ پر رکھے خود وارڈروب کھولے کپڑے نکال رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گیا۔ اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے تھے، تب تک وہ بیگ تیار کر چکا تھا۔ موبائل کی بیپ بجی تھی، وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے واش روم جا کر وضو کیا تھا۔ وہ نماز کی نیت باندھے کھڑی تھی جب وہ لوٹا تھا۔ چینج کرتا اپنی جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی تھی، جائے نماز سمیٹ کر گردن کے آگے سے دوپٹہ ڈھیلا کیا تھا۔ بستر پر وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کا ساکت وجود بنا کسی جنبش کے پڑا تھا۔ آہستگی سے اس تک آ کر اس کے وجود پر پھونک ماری تھی۔ محبت بھی عجیب جذبہ ہے، سامنے والے کی بے نیازی کبھی کبھار اسے اور بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ ہانیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے دل کے کورے کاغذ پر شاہزر کا نام جلی حروف سے لکھا گیا تھا، جسے اب اس کی بے تنائی بھی نہیں مٹا پا رہی تھی۔ وہ مریض محبت بنتی جا رہی تھی، اور مرض تھا جو ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا، ہانیہ شاہزر حیات کو میٹھا سا درد لیے یہ مرض جی جان سے بھی پیارا تھا۔ لائٹس بند کرتے دوسری جانب آ کر وہ لیٹی تھی۔ کمرے میں سائیڈ لیمپ کی دھیمی پیلی روشنی پھیلی تھی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کا نیم رخ اس کی طرف کروٹ لیتے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ سوتے بھی بے چین لگ رہا تھا۔ کوئی تو پریشانی تھی، مگر کیا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ سو گیا تھا، اسی یقین کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا۔ پھر ہاتھ اس کے بالوں میں ٹھہر گیا تھا۔ اس کی نرم انگلیاں اب آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے شاہزر، مگر مجھے آپ کو یوں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ بہت سنا تھا کہ نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پر اب جب خود کو دیکھتی ہوں تو اس بات پر یقین سا ہونے لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جذبہ صرف ایک ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا دونوں پر ایک سا اثر انداز ہو؟ کاش میرے اور آپ کے معاملے میں کچھ ایسا ہو جائے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، خود تو بنا پوچھے پورے کے پورے دل پر قابض ہو بیٹھے ہیں، اور میں جو آپ کے دل کے در پر آس کا دیا جلائے دروازہ واہ ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوں، وہاں نہ جانے ایسا کون سا زنگ آلود کفل ڈال رکھا ہے جو میری لاکھ کوششوں پر بھی کھلنے میں ہی نہیں آ رہا۔ اتنے سنگ دل تو مت بنے اب۔ ابو تو کہتے ہیں آپ کا دل انتہا کا نرم ہے، پھر میرے لیے کیوں سیسا پلائی دیوار بن بیٹھے؟ وہ دل کی زبان میں اسے گلا کر رہی تھی، محبت بھرا شکوہ جو فی الحال زبان سے کرنے کا حق وہ اسے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بالوں میں سرک رہا تھا، اور وہ جو کچی سی نیند میں اس کی انگلیوں کا مسحور کن روح افزا لمس پا کر جاگ گیا تھا، مگر اپنے سونے کا تاثر قائم رکھے پڑا تھا، یکا یک ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ ذہنی اور جذباتی طور پر وہ جس کیفیت کا شکار تھا، وہاں کسی اپنے کی اپنائیت کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، اور وہی احساس اسے ہانیہ کی قربت نے اس وقت بخشا تھا۔ وہ بے اختیار ہوا تھا، بنا اپنے جاگنے کا احساس کرائے۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا، اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کرتا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تھا۔ وہ خود تو پرسکون ہو گیا، مگر اس کے دل کی دنیا میں تلاطم پیدا کر گیا تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے، مگر پھر اسے سوتا جان کر اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر چمکتے شبنم کے قطرے صاف کیے تھے۔
खुद को कंपोज करते वो सोने की कोशिश करने लगी। खुद को कंपोज करते वो सोने की कोशिश करने लगी थी, मगर नींद की देवी आज मेहरबान होने को नहीं आ रही थी। मगर साथ लेटे वजूद को बड़ी गहरी और पुरसकून नींद आई थी। न जाने रात के किस पल उसकी आंख लगी थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो एक छोटा सा दारुल अमान था जिसके हेड ऑफिस में वो उस वक्त बैठा था। वहाँ से एक खातून की मैयत में वो निकला था और मतलूबा कमरे की जानिब बढ़ते उसका रंग हर गुजरते पल के साथ जर्द पड़ रहा था। उस वक्त वो बेइंतहा बेचैन और मुस्तरिब लग रहा था। दिल की गैर होती हालत पर काबू पाते वो एक कमरे में दाखिल हुआ था जहाँ एक खातून दरवाजे की जानिब पुश्त किए बिस्तर झाड़ने में मसरूफ़ थी। महर अपने नाम की पुकार पर वो पलटी थी और शाहज़र को अपने कदम बेजान होते महसूस हुए थे। उसकी आंखें पानियों से भरी थी। ज़ब्त की आखिरी हदों को छूता वो होंठ भींचे खड़ा था। वक्त की धूल ने उनकी शबीह को धुंधला दिया था, मगर फिर भी वो उन्हें पहचान चुका था। तुमसे कोई मिलने आया है, वार्डन ने इत्तला दी थी और पीछे खड़े वजूद को देखकर आंखें तो उनकी भी साकित हुई थीं। तैमूर हयात से हद दर्जा मुशाबहत पर उसे राह चलता भी पहचान लेता था। ये तो फिर उसकी सगी माँ थी। उसकी आंखें छलकी थी। शाहज़र महर हयात के लब फड़फड़ाए थे और वो भागकर उनकी आगोश में आ समाया था। वार्डन मौका की नज़ाकत जानकर चुपके से बाहर निकल गई थी। वो रो रहा था और आंखें तो महर हयात की भी मुतवातर बह रही थी। वो उनके कंधे में मुंह छुपाए उनके गिर्द मजबूत हसार बनाए हुए थे, जैसे जरा सा ढीला छोड़ने पर उनके फिर से खो जाने का खदशा हो। और वो उसके लंबे चौड़े वजूद को अपनी नहीफ बाजुओं में समोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। महर हयात की टांगें बेजान होती महसूस हो रही थी और वो लड़खड़ाई थी। शाहज़र ने उनसे अलग होकर उन्हें बिस्तर पर बिठाया, खुद उनके कदमों में बैठता चला गया। महर हयात यकटुक उसी को ही देख रही थी। आंखों में आई आंसुओं की धुंध बार बार आंखें रगड़कर साफ करती। वो उसे यूं देख रही थी जैसे कोई बरसों का प्यासा हसरत से पानी को देखता हो। जुबान कुछ भी कहने से कासिर थी। वो भी दो जानू बैठा नजरें झुकाए अपने आंसू पी रहा था जैसे। और फिर उस खुश कमरे में उसकी नम रुंधी हुई आवाज़ गूंजी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको एक बार भी उस 7 साला बच्चे का ख्याल नहीं आया? एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपके बगैर कैसे जिएगा? कितना रोया, कितना तड़पा होगा वो, जिसके सर से बाप का साया तो कुदरत ने ले लिया, मगर माँ की छाया आपने खुद छीन ली। वो गाल पर बहते आंसुओं के साथ शिकवा कर रहा था जो इतने सालों में उसकी ज़ुबान पर कभी नहीं आया था। उसके हर लफ्ज़ पर उनके अश्कों की रवानी में इजाफा हो रहा था। मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोके वो उसी को देख रही थी। वो जो गए बरसों में दिन में न जाने कितनी बार जहन के पर्दे पर उसके खाके बनाती थी, पहरों सोचती थी, और अब वो कैसा दिखता होगा। आज जब तसव्वुर से हकीकत का रूप धार कर वो सामने बैठा था तो उनकी सोच से बढ़कर प्यारा और वजी लगा था। कांपते हाथों से उसका खफा खफा सा चेहरा हाथों के प्याले में लेकर उसकी पेशानी पर अपनी ममता भरा लम्स छोड़ा था। उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगाए वो नम आंखों से मुस्काई थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं बेबस थी। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए अपनी रूह को अपने वजूद से अलग करने के मुतरादिफ था। तुम्हारी भलाई के लिए मैं ये जहर भी पी गई थी बेटा, मगर मेरा अल्लाह गवाह है तुम्हारे लिए मैं पल पल तड़पी हूँ। उनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। वो अब भी यकीन और बेयकीनी की दो इंतहाओं के दरमियान कहीं झूल रही थी। आपका एक बार भी दिल नहीं चाहा मुझसे मिलने का, मुझे देखने का? किसी रूठे हुए बच्चे की तरह वो उनको देखता हुआ नाराज सा पूछ रहा था। मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। बदनसीबी मेरे साथ साथ तुम्हारा दामन भी थाम लेती, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। और फिर दिल को तसल्ली भी तो थी, चाहे कुछ भी हो जाए मंसूर भाई तुम पर आंच नहीं आने देंगे। उसका चेहरा साफ करते उसका गाल सहलाया था। वो उनके दोनों घुटनों पर हाथ रखे बैठा था, उनके करीब से उसे छू कर महसूस कर रही थी वो इतने सालों बाद। ये उनके लिए किसी मोजज़े से कम तो नहीं था, जो ऐसी कोई आस भी अपने दिल में ना रखे हुए थी। मगर अब तो चलेंगी ना आप मेरे साथ? मैं आपको लेने आया हूँ। उनका अपने गाल पर रखा हाथ अपने हाथों में लेकर अकीदत से चूमता वो ज़रा सा मुस्कुराया था। वो बिना बोले उसे देखती गईं, जो ज़रा रुक कर फिर से गोया हुआ था। जब आप गई थी तब मैं छोटा था, कमज़ोर था, आपको रोक नहीं पाया, मगर अब आपका बेटा बड़ा हो गया है मामा, वो आपकी ढाल बन जाएगा। मैं हर एक से टकरा जाऊंगा, बस आप मेरे साथ चलें एक बार। उनका नम चेहरा साफ करता वो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो बना बनाया तैमूर हयात था, सिर्फ शक्ल शुबाहत में ही नहीं, अज़्म और हौसले में भी बाप का परतो था। उनका दिल बुझ सा गया।
तुम्हें देख लिया है मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है शाजर। तुम्हारे साथ जाकर मैं तुम्हारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती बेटा। मैं एक बार फिर से धुतकार दी जाऊंगी। कहते हुए उनकी आवाज़ में कहीं सुलगे गम गिरिया विजारी कर रहे थे। मुझे किसी की परवाह नहीं है मामा, और ना ही आपको होनी चाहिए। इतनी सज़ा बिना जुर्म के काट कर भी दिल नहीं भरा आपका। प्लीज़ मज़ीद खुद को तकलीफ़ ना दें और ना मुझे अजियत का शिकार करें। मेरे लिए बस आप अहम हैं। किसी को ज़्यादा मसला हुआ तो मैं आपको लेकर किसी और मुल्क चला जाऊंगा, मगर आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं हिलूंगा। वो अटल अंदाज में कहता ज़िद पर उतर आया था। महर ने देखा था उनकी आंखों में बैक वक्त कुछ पाने की खुशी के साथ खो जाने का खदशा भी हलकोरे ले रहा था। बहुत आस के साथ वो उनके जवाब का मुंतज़िर था। उन्होंने इस बात में सर हिलाया था और वो खुशी के मारे पुरजोश सा उनसे लिपट गया था। फिर वहाँ बहुत सी नम आंखों ने यह मंजर देखा था। वो अपनी माँ को लिए खुशी से दमकते चेहरे के साथ वहाँ से निकला था। वो ऐसी जगह थी जहाँ बहुत से बेटे अपनी बूढ़ी और लाचार माँओं को बोझ समझकर छोड़ जाया करते थे। ऐसे में कोई बहुत चाह से भी अपनी जन्नत वहाँ से लेकर जाता तो बहुत से दिलों को एक मीठी सी खुशी से हमकिनार कर रहा था। वो उन्हें लेकर सीधा अपने घर आया था। घर आकर उसने मंसूर हयात को कॉल की थी, मगर बताया फिर भी कुछ ना था। वो हानिया को लेकर पहुंचे थे और सामने महर हयात को देखकर दोनों शुशदर रह गए। शाजर उनके रूबरू आन खड़ा हुआ। क्या आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है चाचू? वो उनको देखता पूछ रहा था। मंसूर हयात ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने साबित किया है कि तुम तैमूर हयात के बेटे हो, जिसके लिए हक बात के आगे दुनिया की कोई मसलहत, कोई मजबूरी मायने नहीं रखती। मुझे फ़ख्र है तुम पर। उसके शाने पर दबाव डालकर कहते उनकी आवाज़ शिद्दत जज्बात से भर्रा गई। वो बेख्तियार मुस्कुराकर उनके गले लगा था। दिल की तमानियत में इजाफा हुआ था। भाभी इससे मिलिए, यह है आपकी बहू हानिया। उससे अलग होते हुए उन्होंने हानिया का तारुफ करवाया था। महर हयात हैरत और इंसबात से उसे देखकर मुस्कुरा उठी थी। फिर आगे बढ़कर उसे प्यार करते गले लगाया था। साथ एक शिकायती नज़र बेटे पर भी डाली थी, जिसने रास्ते भर दुनिया जहान की बातें उनसे की थी, मगर उसका जिक्र तक ना किया था। वो उनकी खफगी जानकर नज़रें चुरा गया। शाम को मंसूर हयात ताहिरा और वजदान के साथ दोबारा आए थे। ताहिरा हयात शर्मसार सी माफ़ी मांग रही थी। शाजर और महर ने भी दिल बड़ा करके उनको माफ़ कर दिया और यूं बरसों पुरानी दिल में मौजूद कसाफतें धुल उठी थीं। हर चेहरा खिला खिला सा मसरूर नज़र आ रहा था। चाय सर्व करते हानिया ने उसको देखा था, जिसकी मुस्कुराहट आज होंठों से अलग ही नहीं हो रही थी, और वो आंखें आज साथ मुस्कुराती और भी सहर अंगेज सी हो रही थीं। ताहिरा हयात की किसी बात का वो हंसकर जवाब दे रहा था। उसने दिल से उसकी खुशियों के दवाम की दुआ की थी। वो खुद भी महर हयात के यूं अचानक मिल जाने और ताहिरा हयात के सबके साथ घुल मिल जाने पर चहकती फिर रही थी। हानिया कितनी खुश थी अपने घर में। मंसूर अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। वापसी पर गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने मसरूर होकर ड्राइव करते मंसूर हयात से कहा था, और यकीन जानो ताहिरा, आज तुम्हें यूं अपनी खुशियों में शरीक होता देखकर उसके दिल में आखिरी फांस भी निकल गई होगी। वो उनकी जानिब तशक्कुर से देखते हुए बोलकर मुस्कुरा दिए थे, जिसमें उनका साथ ताहिरा हयात ने भी दिया था।